हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम सबने पढ़ा था बिंदुसार, और इसके पहले क्या पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताया था। तो मौर्य वंश का पहला राजा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद कौन आया, बिंदुसार। और उसके जस्ट बाद बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, वो जो था राजा बना मौर्य वंश का। तो इसी अशोक के बारे में पढ़ना है और देखना है कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अशोक के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि अशोक का जो उत्तराधिकारी, यानी कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बिंदुसार के बाद कौन राजा बना, अशोक बना। ये मैंने बता ही दिया। उसके बाद आपको याद रखना है कि जब अशोक राजा बना तो राजा बनने से पहले अशोक क्या था। तो याद रखना है कि राजा बनने के पहले जो था अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अशोक का अशोक नाम किस अभिलेख में मिलता है। तो मास्की एम गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक को अशोक बोला गया है। चलिए, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो याद रखना है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, और कलिंग की राजधानी पूछा जाए तो तोसली। यहाँ पे दो पॉइंट आपको याद रखना है कि जब कलिंग पर आक्रमण किया तो उस टाइम जो थे अशोक जो थे वो याद रखना है जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कलिंग पर जब आक्रमण किया तो उस समय तक अशोक जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन कलिंग में जब आक्रमण हुआ तो अशोक ने देखा बहुत सारा मारकाट हुआ, बहुत सारी खून बहे। तो उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने क्या किया, जो है ये युद्ध सब छोड़कर, मतलब उसने निर्णय लिया कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, यानी कि जैन धर्म से वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, अब नेक्स्ट ये चीज़ पता चल गया कि अशोक जो था वो कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। ठीक है, ये बौद्ध भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक थे उपगुप्त, और इसी से अशोक ने बौद्ध धर्म की क्या ली थी, दीक्षा ली थी। चलिए, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अशोक की माता का क्या नाम था। ठीक है, तो याद रखना है सुभद्रांगी। ठीक है, तो अशोक की माता का नाम पूछा जाए तो याद रखना है सुभद्रांगी जो था अशोक का माता था। ठीक है, अशोक की माता थी। उसके बाद आपको याद रखना है कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो इन्होंने इसका बहुत प्रचार प्रसार करवाया। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था। तो महेंद्र को और संघमित्रा को। महेंद्र उसका पुत्र का नाम था और संघमित्रा उनकी पुत्री का नाम था। इन्होंने श्रीलंका भेजा था और बोला था वहाँ जाके क्या करो, बौद्ध धर्म का प्रचार करो। और ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया बहुत बार कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। तो याद रखना है भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, अशोक ने ही प्रारंभ किया। अब ये जो नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। तो याद रखना है अशोक का शिलालेख ब्राही लिपि में लिखा गया है। अशोक का जितना भी शिलालेख भारत में मिला है वो किस लिपि में, ब्राही लिपि में लिखा गया है। ये पॉइंट को आपको रट लेना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, जो अशोक का अभिलेख है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला तो शिलालेख हो गया, दूसरा स्तंभ लेख, और तीसरा क्या हो गया, गुहा लेख हो गया। चलिए, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो अशोक का शिलालेख है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो किसने की थी, फैन थेलर ने। 1750 ईस्वी में अशोक का शिलालेख को किसने खोजा था, फैन थेलर ने। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको रट लेना है कि अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई, 1750 ईस्वी में, और किसने की, फैन थेलर ने की। और जो अशोक का शिलालेख है वो कितना है, उसकी संख्या 14 है। ठीक है, अशोक का शिलालेख का संख्या कितना है, 14। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए देखते हैं कौन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अशोक का जो
अभिलेख है उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो याद रखना है कि अशोक का जो अभिलेख है सबसे पहले इसको जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है इस 2 कॉलम में। पहला याद रखना है कि अशोक का जो शिलालेख है उसका खोज किसने किया था? फैन थेलर ने 1750 ईस्वी में। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अशोक का जो अभिलेख है या शिलालेख है उसे किसने पढ़ा था सर्वप्रथम? तो जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। और अशोक का शिलालेख जो है वो कितना है? टोटल 14 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे अशोक का जो शिलालेख है, ठीक है, वो 14 यहाँ पे दिया हुआ है। इस 14 शिलालेख में आपको जो याद रखना है ये 13वां शिलालेख के बारे में याद रखना है। 13वां शिलालेख जो इम्पोर्टेंट क्यों है याद रखना है कि क्योंकि जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका वर्णन जो है वो 13वां शिलालेख में ही मिलता है। पूछा जाएगा कि जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? तो 13वां शिलालेख में हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी ये सब कोई याद रखने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो अशोक का स्तंभ लेख है उसका संख्या कितना है? तो 7। अशोक का शिलालेख का संख्या कितना था? तो 14 था। और अशोक का स्तंभ लेख का संख्या 7 था। और ये किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। मैंने बताया आपको जो भी आपसे पूछा जाए अशोक का शिलालेख या स्तंभ लेख किस लिपि में लिखा गया है तो आपको क्या बताना है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद जो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है यहाँ से आपको याद रखना है कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमेईदई। ठीक है, तो याद रखना है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमेईदई है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख। याद रखना है अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद जितना भी आप देख रहे हैं वो सारा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको जो मैंने बताया वही आपको याद रखना। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कलिंग का राजधानी तौसील। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कलिंग का राजधानी क्या था? तौसील। चलिए उसके बाद देखते हैं अब आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है। चलिए ये सब कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जितना मैं स्किप कर रहा हूँ उसको आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट कि जो सरकारी भूमि हुआ करता था उस समय उसे बोला जाता था सीता भूमि। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है ये वाला कि नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के किस राजा की सहायता ली थी? तो प्रवर्तक। याद रखना है कि नंद वंश का विनाश किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो उसने कश्मीर के एक राजा से सहायता ली थी। उस राजा का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उस राजा का क्या नाम था? प्रवर्तक उस राजा का नाम था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उसके बाद ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ। ठीक है, और इसकी हत्या किसने कर दी? बृहद्रथ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश को खत्म कर किस वंश का स्थापना किया? शुंग वंश का स्थापना किया। तो अब यहाँ पे मौर्य वंश समाप्त हो गया। अब क्या चलेगा? शुंग वंश चलेगा जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब शुंग वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, और शुंग वंश को देखिए यहाँ पे ब्राह्मण साम्राज्य भी बोला जाता है क्योंकि शुंग वंश के बाद जितना भी राजा आए सारे ब्राह्मण थे, सातवाहन तक। ठीक है, सातवाहन वंश तक जितना भी राजा आए सारे कौन थे? ब्राह्मण थे, इसलिए इसे ब्राह्मण साम्राज्य का नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे शुंग वंश। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सा वंश आया उसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर से ज़रूर देखिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो वीडियो है उसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। थैंक यू।